अच्छा बच्चों, रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन को किसी में को नहीं, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में किसी को प्रॉब्लम है बच्चों? किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। रिफ्लेक्स एक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन, जिसमें मैंने आपको कल समझा तो दिया था लेकिन उसको नहीं बताया कि यही रिफ्लेक्स एक्शन है। जब मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि आपके हाथ जब गर्म चीज को टच करते हैं तो आपका हाथ पीछे आ जाता है, ठीक है। चलें थोड़ा सा हल्का सा आपको मैं गाइड कर देता हूं। कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं बच्चों जो बहुत क्विकली होते हैं। एक्सक्यूज मी सर, डिसऑर्डर सिलेबस में इंक्लूड नहीं है किडनी प्रॉब्लम। मैंने कहा था बच्चों किडनी प्रॉब्लम कर लीजिएगा खुद ही, आप भूल गए हैं, ठीक है। ठीक है, आप लोगों ने कर लेने हैं, किडनी प्रॉब्लम्स में से एमसीक्यूज आ सकते हैं। चलें थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये क्विक एक्शन को कहते हैं। क्विक एक्शन जो इनवॉलंटरी है, जो हमारे इख्तियार में नहीं है, इसकी थोड़ी सी मैं आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ। ये आमतौर पर बच्चों स्पाइनल कॉर्ड के जरिए ही जो है ना ये कैरी आउट करवाया जाता है। ये सपोज करें बच्चों स्पाइनल कॉर्ड है, गंदा सा एक मैंने बनाने की कोशिश की है, उम्मीद है अच्छा बन जाए, लेकिन आपको पता है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बन तो गया वैसे, अच्छा तो कुछ भी हो सकता है, बन तो गया है अच्छा। ये बच्चों है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इस तरह ये क्रॉस सेक्शन की फॉर्म में है। ये मैंने पता कहाँ से कट किया है, ये रीढ़ की हड्डी के अंदर ना एक रस्सी की तरह होता है। स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर भी चले आज ही समझ लें, बाद में ना आपको समझना पड़े, आज ही समझा देता हूँ। स्पाइनल कॉर्ड में कॉर्ड का लफ्ज है रस्सी, बट ये एक ना लंबी रस्सी होती है जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है, रीढ़ की हड्डी के अंदर एक रस्सी है। इस रस्सी को अगर ये एक रस्सी है ना बड़ी सी ऐसे, इस रस्सी को अगर मैं यहां पे बनाऊं तो मेरा ख्याल है ये ऐसे बनेगी, लेकिन इसको अगर इधर दरमियान से काट के ऐसे ऐसे अगर शो करना हो इसका क्रॉस सेक्शन तो वो ऐसे नजर आएगा, ठीक है। इसी को हमने ऐसे बना के देखा है, क्रॉस सेक्शन देखा है इसका, यानी ये हम ऐसे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। अगर आपको नजर आ रहा हो, हम ये स्पाइनल कॉर्ड को देख रहे हैं इधर से। रिफ्लेक्स एक्शन समझाना जरूरी है, तो उसके समझने के लिए स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। ये देखें बच्चों, ये आपको इस तरह से दिखा रहा हूं, ऐसे नहीं दिखा रहा, ये रीढ़ की हड्डी में इस तरह रस्सी की तरह है, इस तरह रस्सी रीढ़ की हड्डी के अंदर है। बेटे आप लोग अगर आपस में ही एक दूसरे के साथ इस तरह करेंगे ना तो फिर मैं नहीं समझाने वाला आपको, कर लें फिर आप लोग आपस में डिस्कस। मैं क्लास से फिर चला जाता हूँ, आप लोग आपस में बता लें मुझे नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आसमा आपको तमीज नहीं है कमेंट करने की? ये क्या मैसेज किया आपने? आप किसी फ्रेंड को मैसेज कर रहे हैं? क्लास में टीचर से बात कर रहे हैं आप? हद होगी एक किसी बात की, इतने बड़े होंगे, मैंने कितनी दफा समझाया अगर मुझसे सही पढ़ना है ना। ये LOL क्या होता है? ये चैटिंग कर रहे हैं आप मेरे साथ? कर लें, जिसने आपस में डिस्कशंस करनी है कर लें, कर लें, फिर मैं घर चला जाता हूँ। मैं थोड़ा सा आपको HD में करवा के दिखा रहा हूँ, बच्चों को समझ आ जाएगी, आप लोगों को पता नहीं क्या तकलीफ है। अगर ब्लर है ना तमीज से बताएं। कहाँ थे भाई हम लोग? बताएं जरा क्या बात हो रही थी।
सारा जो है ना मोमेंटम खराब करके रख देते हैं। कमेंट्स करते हुए ना अदब का दायरा ना छोड़ा करें। हाँ, मैं बता रहा था कि रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड इस्तेमाल होता है। स्पाइनल कॉर्ड को समझना ज़रूरी है। हालांकि वैसे ब्रेन पहले आता है, लेकिन मैं जानबूझ के आपको स्पाइनल कॉर्ड समझा रहा हूँ ताकि आपको रिफ्लेक्स एक्शन समझ आ जाए। रिफ्लेक्स एक्शन समझने के लिए स्पाइनल कॉर्ड को मैंने खोल के यहाँ पे बना दिया। ये ऐसा नहीं होता, ये ना एक रस्सी होती है लंबी सी, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह रस्सी है। इस रस्सी के दरमियान से मैं यहाँ पे कट करके देखता हूँ और ऐसे देखता हूँ तो मुझे ये सारा कुछ नज़र आ रहा होता है। ये चीज़ें कॉन्टीन्यूअस हैं पूरे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। जो क्रॉस सेक्शन में चीज़ें नज़र आती हैं, अगर आपको एंटी टेस्ट में भी क्रॉस सेक्शन समझाना पड़ रहा है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। ये क्रॉस सेक्शन है, ये पूरी रस्सी इसी तरह की बनी हुई है। अब इस रस्सी में आप लोगों ने समझना क्या है कि इसके अंदर दो हिस्से होते हैं। ठीक है, एक को हम आउटर पोर्शन कहते हैं, एक को हम इनर पोर्शन जो है ना वो कहते हैं। जो आपका इनर पोर्शन होता है वो आमतौर पर ग्रे मैटर का बना होता है और इसकी शक्ल बटरफ्लाई जैसी होती है। ग्रे मैटर का बना होता है, इसमें भी न्यूरॉन्स होते हैं, इसमें भी न्यूरॉन्स होते हैं। और ये वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं इसमें सेल बॉडीज होती हैं, मोटर न्यूरॉन्स की और एसोसिएटेड न्यूरॉन्स की, बगैर माइलिन शीट के, नॉन माइलिनेटेड होता है ये। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसमें माइलिन शीट नहीं होती। और ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये वाला सारा पोर्शन है बटरफ्लाई के बाहर वाला जो पोर्शन है, ये सारा आउटर पोर्शन, ये वाला सारा, ये सारा पोर्शन वाइट मैटर है। वाइट मैटर के अंदर भी न्यूरॉन्स हैं, इसके अंदर भी न्यूरॉन्स हैं, लेकिन इसके अंदर माइलिन शीट वाले न्यूरॉन्स होते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। और याद रखें न्यूरॉन्स जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं, इनसे नर्व्स निकलती हैं। नर्व्स किसको कहते हैं? नर्व बंडल ऑफ एक्सन्स को कहते हैं, और गैंग्लियन सेल बॉडीज को कहते हैं। यहां से इस तरह से नर्व्स निकलती हैं, ये नर्व पूरी एक नर्व है। इसकी दो रूट्स हैं, ऊपर वाली रूट को हम डॉर्सल रूट कहते हैं और नीचे वाली रूट को हम वेंट्रल रूट कहते हैं। दोनों साइडों से इसी तरह रूट्स जो है ना वो निकलती हैं, दोनों साइडों से रूट्स निकलती हैं। अब ये रूट्स डॉर्सल और वेंट्रल किस लिए होती हैं और ये क्या काम करती हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जिस तरह मैंने बनाया है ना, ये ऐसे नहीं होता, ये इस तरह से होती है। ये देखो बच्चों, एक आगे से रूट निकल रही है और एक पीछे से रूट निकल रही है, ऐसे ध्यान से अगर मैं आपको कैमरे के करीब ला के दिखाऊं, ऐसे ये देखिए, ये दो मेरी उंगलियां इस तरह से ये अटैच नहीं है, ऐसे ये अटैच नहीं है, बल्कि ये ऐसे हैं। दो पेयर है, सॉरी एक पेयर है, डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट, ऐसे, ठीक है। लेकिन ऐसे हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते, सो हमें ऐसे मजबूरन शो करना पड़ता है। ये एक पूरी मिक्स्ड नर्व है, ये एक पूरी मिक्स्ड नर्व है। तो जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं वो मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। ऐसे ये नर्व निकली, इधर से नर्व निकली, इधर से नर्व निकली, इधर से नर्व निकली, पूरी रस्सी जो स्पाइनल कॉर्ड की है उससे 31 पेयर्स इन नर्व्स के निकलते हैं, जिसको हम मिक्स्ड नर्व कहते हैं। ये मिक्स्ड नर्व है, इसमें दोनों रूट्स हैं, एक डॉर्सल रूट है और एक वेंट्रल रूट है। अब इन दोनों के फंक्शंस क्या हैं वो समझने के लिए ध्यान से आप लोगों ने नोट करना है। जो डॉर्सल रूट होती है, यह रूट सेंसरी न्यूरॉन्स की होती है। सेंसरी न्यूरॉन कल आपको मैंने समझाया था, सेंसरी न्यूरॉन डॉर्सल रूट की होती है। यानी ये वाली जो रूट है ना ऊपर वाली, ये रूट
डॉर्सल रूट है और इसके अंदर जो न्यूरॉन है वो सेंसरी न्यूरॉन है। इधर से नर्व इंपल्स स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। और ये कहाँ से जाती है? अगर एक बंदे का बाजू है, उस बंदे का बाजू बनाएं, ठीक है, ये बाजू ही बना देते हैं इस पूरे को। तो बनाने के लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा खूबसूरत सा, ठीक है, ये बाजू है, ठीक है बच्चों, ये इसका हाथ है और इस हाथ के आगे ऐसे उंगलियां हैं। अब ये बाजू से नर्व इंपल्स आगे जा रही है। आपको पता है उसके हाथ को गर्म चीज टच हुई थी, यहाँ पे रिसेप्टर्स मौजूद हैं, हीट के रिसेप्टर स्किन में मौजूद है, जिसके जरिए इसने डिटेक्ट किया था एक हॉट ऑब्जेक्ट को जो कि स्टिमुलस था, ठीक है। यहां से ये मैसेज गया कि भाईजान गर्म चीज को टच किया है, और ये सेंसरी न्यूरॉन की एक पूरी रस्सी स्पाइनल कॉर्ड को पहुंचती है। स्पाइनल कॉर्ड इस पैगाम को प्रोसेस करता है कि भाईजान अब क्या करना चाहिए। वो इसका ऑर्डर, फिर ये जो इंटर न्यूरॉन्स हैं यहाँ पे, ये इसका ऑर्डर जो है ना क्या करते हैं, बनाते हैं, और उस ऑर्डर को वापस भेजते हैं विद द हेल्प ऑफ वेंट्रल रूट। वेंट्रल रूट में बच्चों, वेंट्रल रूट के अंदर बच्चों मोटर न्यूरॉन होता है, मोटर, जिसके जरिए ऑर्डर जाएगा वापस। अब ऑर्डर किस तक जाएगा? ऑर्डर आएगा वापस, ये ऑर्डर नर्व इंपल्स की शक्ल में मसल तक आएगा। यहाँ पे आपको पता है ना मसल्स होते हैं, ये बाइसेप, ट्राइसेप, इस तक मैसेज आया है, बल्कि थोड़ा ऊपर बना लें ताकि मजीद क्लियर हो जाए। ये मसल है, ठीक है, इस मसल तक ये मैसेज आएगा कि आप कॉन्ट्रैक्शन करें, और कॉन्ट्रैक्शन करके बाजू को पीछे खींच लें, बाजू को फौरन पीछे खींच लें। अब यहाँ पे आपके समझने की जो चीज है, रिफ्लेक्स आर्क इसमें क्या है? रिफ्लेक्स आर्क इज द रास्ता, ये रास्ता है जहां से नर्व इंपल्स ट्रांसफर हुई है। नर्व इंपल्स यहां से निकली है रिसेप्टर से, और ये देखिए ये इसने नर्व के अंदर पहुंच गई। नर्व चूंकि ये मिक्स है, इसमें आगे जाके दोनों रूट्स कंबाइन हो जाती हैं और स्पाइनल कॉर्ड के करीब पहुंचकर एक डॉर्सल साइड पर कनेक्ट होती है और दूसरी वेंट्रल साइड पे। डॉर्सल रूट के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, ये न्यूरॉन्स है ना, कल बताया था मैंने, ये न्यूरॉन्स हैं, इन न्यूरॉन्स का कनेक्शन डॉर्सल साइड पर होता है, और फिर यहां से मैसेज प्रोसेस होता है भाई क्या करना है, और वो प्रोसेस फिर वेंट्रल साइड से निकलकर मोटर न्यूरॉन में जाता है, और मोटर न्यूरॉन यहां नहीं पहुंचता जहां से ये स्टिमुलस आया, वो एक सुइटेबल इफेक्टर तक पहुंचता है जो यहाँ पे मसल है, बाइसेप है। तो ये रास्ता जो कि सेंसरी न्यूरॉन से होता हुआ, स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ इधर गया, ये रास्ता रिफ्लेक्स आर्क है, और अचानक से हाथ का पीछे खींचना रिफ्लेक्स एक्शन है। इसका मतलब ये बड़ा क्विक रिस्पॉन्स है, इमीडिएट रिस्पॉन्स है, इसके अंदर दिमाग तक मैसेज पहुंचने का टाइम नहीं बचा, स्पाइनल कॉर्ड ने ही रिस्पॉन्स कर दिया। लेकिन यही इंफॉर्मेशन ब्रेन को भी भेजी जाएगी, यहां से यही इंफॉर्मेशन ब्रेन को भेजी जाएगी। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे अगर कोई सब इंस्पेक्टर किसी चोर को पकड़ ले और उसको सजा दे दे, और बाद में वो इंस्पेक्टर को इतला कर दे कि ऐसा एक चोर था, मैंने उसको पकड़ा और उसको मैंने सजा दे दी है, अब ये मैं आपको बात बता रहा हूं, काइंडली नोट इट। तो स्पाइनल कॉर्ड भी क्या करता है, सेंसरी न्यूरॉन के जरिए मैसेज रिसीव करता है डॉर्सल रूट के जरिए, और फिर इफेक्टर तक मैसेज भेजता है वेंट्रल रूट। वेंट्रल रूट बनी होती है मोटर न्यूरॉन से, और डॉर्सल रूट बनी होती है सेंसरी न्यूरॉन से। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है, मे बी दोनों करीब भी हो सकते हैं, दूर दूर भी हो सकते हैं। इस केस में सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पे है जहां गर्म चीज लगी है, और मोटर न्यूरॉन का जो आखिरी पॉइंट है वो मसल है, ये फिक्स है, इफेक्टर फिक्स होते हैं, सेंस कहीं से भी किया जा सकता है। ग्रे मैटर में इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, जी बिल्कुल, ग्रे मैटर में इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, बिकॉज उन्होंने प्रोसेस करना होता है, ठीक है। लेकिन कुछ मोटर न्यूरॉन्स भी वहां पे मौजूद होते हैं। ये जो मोटर न्यूरॉन है, ये वाला, ये लंबा न्यूरॉन जो इधर से शुरू होता है और इधर तक पहुंचता है, इस मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी कहां पे होगी? हाँ जी,
जो मोटर न्यूरॉन वेंट्रल रूट के अंदर है, इसकी सेल बॉडी कैसे कहाँ पे होगी? कल मैंने बताई थी ना, भी बतायागा इसकी सेल बॉडी कहाँ पे है। यहाँ पे इसकी सेल बॉडी ऐसे है, ठीक है, ये इसकी सेल बॉडी, ये देखें, ध्यान से देखें, इस सेल बॉडी के ये इसका एक्सन है जो आगे जा रहा है, ठीक है जी। तो सेल बॉडी इसकी कहाँ होगी? ग्रे मैटर के अंदर होगी, ठीक है जी, बिल्कुल। यहां पे जो गैंग्लियन होगा ना इस जगह पे, वहां पे इसकी क्या होगी? सेल बॉडी होगी। डॉर्सल गैंग्लियन, हाय हाय बेटे, आपको अब मैं क्या कहूं, मैं मोटर पूछ रहा हूं, आप डॉर्सल बता रहे हैं, क्यों भाई? कम से कम वेंट्रल भी कह देते तो ठीक था, लेकिन गलत है, वेंट्रल में भी नहीं होती। वेंट्रल रूट के अंदर सिर्फ एक्सॉन होते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मोटर न्यूरॉन की शक्ल ऐसी होती है, ठीक है ना, यानी वो स्टार्ट ही सेल बॉडी से होता है। इस तरह का न्यूरॉन की सेल बॉडी कहां पे आ रही होगी? ग्रे मैटर के अंदर। सो सेल बॉडी ऑफ मोटर न्यूरॉन, ये एक मोटर न्यूरॉन है, इसकी सेल बॉडी ग्रे मैटर के अंदर होगी। वेंट्रल रूट में सिर्फ इसके एक्सॉन्स होंगे, वेंट्रल रूट में इसके एक्सॉन्स होंगे, एक्सॉन वेंट्रल रूट में होंगे, और ग्रे मैटर के अंदर इसकी जो है ना वो सेल बॉडी होगी। सर बुक में गैंग्लियन बाहर बनाया हुआ है, बेटे जो बुक में बाहर बनाया हुआ ना वो डॉर्सल रूट का गैंग्लियन है। कल आपको मैंने सेंसरी न्यूरॉन भी बनाना सिखाया था, आप लोग लगता है कल वाला लेक्चर ही भूल गए हैं। सेंसरी न्यूरॉन इस तरह का होता है, याद है किसी को? ये सेंसरी न्यूरॉन आपको मैंने बताया था। उसके यहाँ पे देखें, पहले ये एक्सन है, फिर ये दोबारा एक्सन है जो कि डेंड्राइट की तरह होता है, जो कि डेंड्रॉन एंड एक्सोन की तरह होता है। सो यहाँ से नर्व इंपल्स आती है सेल बॉडी गैंग्लियन तक, तो ये गैंग्लियन है। यहाँ पे डॉर्सल रूट का गैंग्लियन होता है, वेंट्रल रूट का गैंग्लियन नहीं होता, क्योंकि वेंट्रल रूट के सेल बॉडीज कहाँ पे होती हैं? ग्रे मैटर के अंदर होती हैं। डॉर्सल रूट का गैंग्लियन इसलिए है क्योंकि डॉर्सल रूट के सेल बॉडीज के दोनों तरफ एक्सोन्स की तरह हैं, ये भी एक्सोन है, ये भी मैंने कहा था ट्रू डेंड्रोन नहीं है, एक्सोन है। सो ये वाली चीज यहाँ पे है और ये वाली चीज इधर है। डॉर्सल रूट का गैंग्लियन आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड मिलेगा, बिकॉज उसका एक्सोन भी है और उसका डेंड्रॉन भी लंबा है, लेकिन इसका डेंड्राइट्स जो है ना वो ना होने के बराबर है, छोटे छोटे। तो इसकी सेल बॉडी पूरी की पूरी ग्रे मैटर के अंदर आएगी, ठीक है, ग्रे मैटर में आएगी। और एक्सोन कहां पर आएगा? वेंट्रल रूट में। सो सेल बॉडी इन ग्रे मैटर, इन ग्रे मैटर। और एक्सॉन कहां पे होंगे? इन वेंट्रल, वेंट्रल रूट में एक्सॉन और सेल बॉडी ग्रे मैटर में है। ये कौन है? इसको तो लगता है गोली मार देनी चाहिए, कामिल। बट आपको लगता है बोर्ड क्लियर नहीं है? वेंट्रल रूट के अंदर सेल बॉडी ग्रे मैटर में है, इधर से शुरू हो रही है क्योंकि इसकी शक्ल ऐसी है, और रूट के अंदर उसके एक्सॉन है, एक्सॉन रूट के अंदर है और सेल बॉडी ग्रे मैटर में है। डॉर्सल में क्या होता है? डॉर्सल रूट के अंदर, यहां पे ये जो डॉर्सल रूट है, इस डॉर्सल रूट के अंदर आपको सेंसरी न्यूरॉन के एक्सन मिलेंगे। यहां पे आपको एक्सॉन मिलेगा डॉर्सल रूट के अंदर, और गैंग्लियन के अंदर आपको सेल बॉडीज मिलेंगी। गैंग्लियन में आपको क्या मिलेंगी? सेल बॉडीज। तो डॉर्सल और वेंट्रल की थोड़ी सी जो है ना वो डिफरेंशिएशन आपने करनी है। तो ये आप कमेंट में ही लिख लें, फिर ही आपको जल्दी याद हो जाएगा। लिखें इन डॉर्सल रूट, नहीं क्या बनेगा? ये आप लिख लें, डॉर्सल रूट में एक्सन होता है और डॉर्सल गैंग्लियन में सेल बॉडीज होती हैं, ठीक है, लिख लें। डॉर्सल रूट में सेंसरी न्यूरॉन के एक्सोन्स होते हैं और डॉर्सल गैंग्लियन में सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज होती हैं। ये अब आपको मैंने बता दिया। वेंट्रल का क्या हिसाब है? वेंट्रल रूट के अंदर मोटर न्यूरॉन्स के एक्सोन्स हैं, तो सेल बॉडीज कहां पे हैं? गैंग्लियन नहीं, यहां गैंग्लियन इसके अंदर ही यूं समझे मौजूद है। मोटर न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है वो ग्रे मैटर के अंदर ही है,
डॉर्सल से तो इम्पल्सिस कैरीज आउट होती है ना, होती हैं स्पाइनल कॉर्ड तक हैं। तो ये रहा आप लोगों का रास्ता। ये सेंसरी न्यूरॉन आपके इम्पल्स को लेके जाएगा, आपके स्टिमुलस से रिसेप्टर से ये जाएगा जाएगा जाएगा। देखें ये टुवर्ड्स सेल बॉडी, टुवर्ड्स गैंग्लियन, इसको पेरिफेरल नर्व कहते हैं, पेरिफेरल नर्व कहते हैं। और फिर ये पेरिफेरल नर्व के बाद सेंट्रल नर्व आ जाती है, गैंग्लियन के बाद ये सेंट्रल नर्व कल बताई थी। ये सेंसरी न्यूरॉन अगर आप देखें, ये पेरिफेरल, ठीक है, और ये सेंट्रल, फिर ये सेंट्रल नर्व के स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती है इंफॉर्मेशन, वहां से ये प्रोसेस होती हुई मोटर न्यूरॉन के जरिए डॉर्सल रूट में, वेंट्रल रूट से वापस आती है और फिर इफेक्टर तक आती है। इफेक्टर यहाँ पे कौन है? मसल है, और वो कॉन्ट्रैक्ट करके बाजू पीछे खींच लेता है। दिस इज द इंटायर मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। समझ आ गया बच्चों? पाथवे दोबारा बता दिया बेटे, समझ आ गया सबको बच्चे? अब स्पाइनल कॉर्ड दोबारा नहीं समझेंगे, मैंने पहले ही समझा दिया। ये जो दरमियान वाला हिस्सा है ना, ये बटरफ्लाई के अंदर ये सेंट्रल कैनाल है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक बारीक सी रस्सी होती है, उसको सेंट्रल कैनाल कहते हैं। अभी कुर्बानी के दिनों में आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, कुछ कसाई क्या करते हैं, कुर्बानी करते वक्त, ज़िबा करते वक्त ना, यहाँ से ये करते 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 पीछे रीढ़ की हड्डी तक छुरी ले जाते हैं। जैसे ही वो रीढ़ की हड्डी के अंदर मौजूद स्पाइनल कॉर्ड को काट देते हैं ना, फौरन से जो जानवर है वो तड़पना बंद कर देता है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? और जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लोग होते हैं वो उनको मना कर रहे होते हैं कि आप लोग जो है ना वो गले को काटें जानवर के, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड तक, ये जब काटेंगे ना तो पीछे गर्दन के पीछे ये रीढ़ की हड्डी तक छुरी चली जाती है। वो रीढ़ की हड्डी तक छुरी ले जाने से मना करते हैं और लेके जाना नहीं चाहिए। लेकिन जो कसाई ले जाता है फौरन जानवर तड़पना बंद क्यों कर देता है? और जब वो जानवर की इधर तक छुरी नहीं जाती तो जानवर तड़पता रहता है थोड़ी देर के लिए। क्या आपको पता है वो क्यों तड़पता है और क्यों नहीं तड़पता? अगर स्पाइनल कॉर्ड कट जाए, बॉडी का कनेक्शन खत्म हो जाता है एंड हार्ट स्टॉप पंपिंग। नहीं बेटे, ये बात नहीं है। कनेक्शन तो तभी खत्म हो जाता है ना जब ये ट्रैकिया, सांस की नाली, खुराक की नाली और ये जो रगें होती हैं ये कट जाती हैं, तभी कट जाता है। बच्चों स्पाइनल कॉर्ड मोस्टली मसल्स को मैसेजेस भेजता है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, और तड़पने के लिए, हाथ पांव मारने के लिए, कॉन्ट्रैक्शंस करने के लिए मैसेज कहाँ से आते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से। तो इसलिए वो कहते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड काटो ताकि मसल्स तक क्या ना जाए, इंपल्स ना जाए और मसल कॉन्ट्रैक्ट ना हो। आपको पता था ना मसल कॉन्ट्रैक्शन तभी होती है पिछले एनिमेशन वीडियो में जब इंपल्स आती है, ये वाली इंपल्स, ये मोटर न्यूरॉन से इंपल्स आती है। तो स्पाइनल कॉर्ड कटने से ये इंपल्स नहीं आती और वो टांगे और पांव हिलाना बंद कर देता है। लेकिन इसका दर्द से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो मूवमेंट्स होती हैं इनका दर्द से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, समझ आ गया? सर एक रीजन तो ये भी था जी बेटे, यही मैंने बता दिया, आपने ये अब सीजन सही बताई है बेटे। जब हार्ट सीज हो जाता है ना तब तो ब्लड सप्लाई की वजह से सारी बॉडी में एनॉक्सिया हो जाता है, लेकिन जिस वक्त मसल्स तड़प रहे होते हैं ना उसका ताल्लुक हार्ट के साथ नहीं होता, उसका ताल्लुक इंपल्सिस के साथ होता है। वो कुछ देर तक आती रहती हैं, ठीक है, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस होती रहती हैं। पेन फील होती है? नहीं बेटे, पेन फील नहीं होती। जिस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना उस वक्त पेन फील नहीं होती। सर पाथवे वेंट्रल रूट से शुरू होता है बेटे, लगता है आपको गोली मार देनी चाहिए। यहां से शुरू होता है, ठीक है, ये सारा पाथवे है, ठीक है, पूरा पाथवे है। सेंसरी जो कि डॉर्सल में है, फिर स्पाइनल कॉर्ड पे, और फिर ये वेंट्रल में आता है, ये सारा पाथवे है। पेन नहीं होती बेटे, पेन तभी खत्म हो जाती है जब उसका गला काट देते हैं ना, पेन तभी खत्म हो जाती है। वो जो तड़पने की वजह होती है ना,
पेन के जो पॉइंट्स है ना, पेन का जो इलाका है वो दिमाग में अल्लाह ने रखा हुआ है। सो जब यहाँ से नर्व्स कट जाती, दिमाग का कनेक्शन खत्म हो जाता है, तो पेन नहीं होती, पेन नहीं होती, ठीक है। पेन का ताल्लुक तड़पने के साथ नहीं है, वो कंट्रैक्शंस के साथ है, सॉरी, तड़पने का ताल्लुक कॉन्ट्रैक्शन के साथ है, पेन के साथ नहीं है। चलें जी, ये टॉपिक तो हो गया आपका क्लियर। अब मुझे ये बताएं कि कल का टेस्ट डिस्कस कर लें कि आगे पढ़ लें, जल्दी से बताओ बच्चों। कल का टेस्ट डिस्कस कर लें या आगे पढ़ लें? सर मुझे रोना आ रहा है। बेटे रोना नहीं चाहिए, ये सब कॉमन चीजें हैं, ठीक है। लें बच्चों, पहला एमसीक्यू आपके कल के टेस्ट का, आप लोगों ने जवाब कमेंट करने एज यूजुअल, ठीक है। सर मेरा नेट का इशू था, तो प्लीज आज एक ये लिखा हुआ बेटे, ये सिलेबस लिखा हुआ आज के टेस्ट का, ठीक है। सो मैं देख लेता हूँ, ये लें जी, ये सिलेबस है आज के टेस्ट का, मसल्स एंड मूवमेंट। सर मैंने बायो में 30 आउट ऑफ 30 लिए थे, माशाल्लाह, वेरी गुड, ठीक है जी। इजी था, फिर भी टेस्ट को डिस्कस करने से बाहर आती है, पढ़ा हुआ है ना हमने जी। फुल चैप्टर है, चैप्टर है ही कितना बड़ा, 2-3 तो टॉपिक्स हैं उसमें, 3-4। पहला जी है, ईच ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीशीज हैज assumed in evolutionary process a specific setup of dash at various levels of organization। हर ऑर्गेनिज्म ने अपनी कौन सी चीज स्पेसिफिक बना ली है एवोल्यूशन के दौरान? इंटरनल इन्वायरमेंट सबका स्पेसिफिक है, एक्सटर्नल जैसा मर्जी हो, इंटरनल तब्दील नहीं होना चाहिए, वो उनका स्पेसिफिक ही रहना चाहिए, ठीक है। वेट ऑफ किडनीज अकाउंट फॉर लेस देन, बता दें बेटे इसका जवाब क्या है? 1% ना, आंसर है बीटा। ले जी, नेक्स्ट है, किडनीज रिसीव कितने % ऑफ ब्लड सप्लाइड विद ईच कार्डियक बीट? हाँ जी, कितने % जो है ना वो ब्लड सप्लाई होता है? तो ये बुक की लाइन है, 20% जो है ना ब्लड सप्लाई होता है विद ईच कार्डियक बीट। नेक्स्ट है बच्चों, इट सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू अ कैप्सूल इन अ नेफ्रॉन। तो आंसर है ग्लोमेरुलस। यहाँ कैप्सूल से मुराद बाउमैन कैप्सूल है, रीनल कार्पसल भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रीनल कार्पसल। सर ईच किडनी रिसीव 20% ऑफ ब्लड, नहीं बेटे, किडनीज रिसीव, ठीक है। लें जी, अगला जो है आपका एमसीक्यू, इट सर्कुलेट्स, नहीं तो हो गया, ब्लड इज सुपरफिशियली फिल्टर्ड स्पेसिफिकली। ये दोनों गलत है, मेरी बुक में ये टर्म्स नहीं थी। आपकी कौन सी बुक है बेटे? ब्लड इज स्पेसिफिकली फिल्टर्ड इन ग्लोमेरुलस बिकॉज ग्लोमेरुलस वॉल्स आर पोरस एंड फ्रैक्शन ऑफ डैश रीचिंग हेयर प्रोवाइड द फिल्टरेशन प्रेशर। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो है ना वो उसको जो है ना फिल्ट्रेशन का प्रेशर प्रोवाइड करता है, ठीक है। केपीके बोर्ड। तो आपके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ ये है, गुड न्यूज़ क्या लें, बैड न्यूज़, कि आपको एमडी कैट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए पंजाब टैक्स की बुक बोर्ड्स, पंजाब टैक्स बोर्ड की बुक्स डाउनलोड करनी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि पिछले कुछ सालों से ना उसकी सीधी सीधी लाइंस एमडी कैट में आ रही हैं, मेरी इसमें कोई वो नहीं है। एमडी कैट वाले पिछले कुछ सालों से पंजाब टैक्स की सीधी सीधी बुक की लाइनें दे रहे हैं। इशरत फरमा रहे हैं जी सीधी सीधी बुक की लाइन, जी बिल्कुल। एमडी कैट में भी कुछ एमसीक्यूज ऐसे ही होते हैं, तो आपको हर तरह के एमसीक्यूज से मैंने गो थ्रू करवाया, मुश्किल भी दिए हैं सम टाइम, आसान भी दिए हैं, मुश्किल के अलावा कन्फ्यूजन वाले भी दिए हैं, ठीक है। और सर मैंने एमडी कैट नहीं देना, फिर आपने क्या देना है बेटे?
उसके बाद छठा एमसीक्यूज है, द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल रिसीव वेस्ट फ्रॉम डिस्टल ट्यूब्यूल। ठीक है, डिस्टल सर फरमा रही हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, फरमा लें बेटे, फरमा लें। डिस्टल ट्यूब्यूल के बाद जो वेस्ट है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में चला जाता है। प्रॉक्सिमल में कहाँ से जाता है ये बताएं। प्रॉक्सिमल में अगर एंटर होना हो तो कहाँ से होगा। पंजाब के स्टूडेंट्स, कश्मीर का नहीं पता बेटे, आप चेक कर लें जिसका देना है। कहाँ से जाएगा बच्चों, बाउमैन कैप्सूल से, वेरी गुड, बाउमैन कैप्सूल से जाएगा, वेरी गुड बच्चों। उसके बाद है द ट्यूबुलर एपिथेलियम आल्सो सिक्रेट सब्सटेंसेस इनटू ल्यूमन व्हिच इज मेनली ऑफ हाइड्रोजन आयंस। मेनली जो है ना वो हाइड्रोजन्स, जी बेटे आई नो, ETA इज द मेडिकल एंट्री टेस्ट ऑफ KPK, आई नो। तो आंसर है हाइड्रोजन आयंस। In restricted supply of water, concentration of filtrate is done by following except। काउंटर करंट से तो होता है बिल्कुल, क्योंकि वाटर अब्जॉर्ब होगा तो कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी यूरिन की। हार्मोन से भी होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन से भी होता है। एल्डोस्टेरोन से नहीं होता, क्योंकि एल्डोस्टेरोन सोडियम के लिए होता है। ठीक है, mammalian kidney is restricted to conserve water over 99.5 over 99.5% जो वाटर है वो कंजर्व होता है मेमिलियन किडनी में, यानी आपकी और मेरी किडनी, जो हमारे आसपास के जानवर होते हैं उनकी किडनी भी इतना ही। एल्डोस्टेरोन है तो है इस टॉपिक में, लेकिन उसका रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई से ताल्लुक नहीं है ना, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई का ताल्लुक ADH के साथ है। असेंडिंग लूप ऑफ Henle डज नॉट अलाउ वाटर, आउटफ्लो ऑफ वाटर, तो वो क्या अलाउ करती है, साल्ट्स अलाउ करती है, सोडियम को अलाउ करती है। क्यों, क्योंकि उसकी परमेबिलिटी का डिफरेंस है, बताया था आपको अच्छी तरह। In case of uremia, to remove nitrogenous waste, particularly the urea, the blood of patient is treated through हाँ जी, डायलाइसिस करवानी पड़ती है। ठीक है बच्चों, क्या करवानी पड़ती है, डायलाइसिस। ये क्या किया जी आपने कमेंट, आउटफ्लो ऑफ वाटर, एक्टिव आउटफ्लो ऑफ NaCl डज नॉट अलाउ पूछा होगा, डज नॉट अलाउ का खाली आंसर देना, वाटर को अलाउ नहीं करता। एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो करने देता है, आपने दोनों चीजें मिक्स कर दी है, मिक्स नहीं करनी। 12वां MCQ है, पेरिटोनियल कैविटी इज फिल्ड विद द डायलिसिस फ्लूइड दैट एंटर्स द बॉडी थ्रू। तो जब आप लोग किडनी ट्रांसप्लांट यूरेमिया में नहीं होता, होता है बेटे, लेकिन यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट ब्लड का तो नहीं ना होता, किडनी ट्रांसप्लांट ब्लड का तो नहीं होता, यही तो आपको थोड़ा सा घुमाया है। वहां पे लिखा हुआ है ब्लड ऑफ द पेशेंट इज ट्रीटेड थ्रू, के ब्लड, पेशेंट के ब्लड का क्या करना है। ठीक है, तो बिल्कुल किडनी ट्रांसप्लांट होता है, इसलिए हमले ना करें, पूरी बात सुन लें। अगर किसी से गुर्दा नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे, ये बताएं, ये बताएं ना, अगर गुर्दा नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे, हैं? किडनी ट्रांसप्लांट तो तभी करेंगे ना जब कोई गुर्दा देने के लिए राजी होगा। अगर गुर्दा नहीं मिल रहा तो क्या होगा, बैठे रहेंगे। कमाल है, जल्दबाजी ना किया करें, थोड़ा सा तहम्मुल, कि अगर गुर्दा नहीं है, यूरेमिया भी है और गुर्दा भी नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे। बुक में लिखा हुआ है कि डलेबे, बुक में तो इसलिए लिखा हुआ है ताकि लोग किडनी ट्रांसप्लांट कराएं, लेकिन अगर, और बुक की लाइन मैंने तो ऑप्शन में नहीं दिया ना ट्रांसप्लांट। अब बताएं, जब ऑप्शन में ही ट्रांसप्लांट नहीं है तो आपको क्या जरूरत है बहस करने की खामखा। अच्छा, आप लोग फिर आपस में शुरू हो गए हैं।
मुझे बताओ कि ऑप्शन में किडनी ट्रांसप्लांट था, बल्कि ऑप्शन तो छोड़े हैं, मैंने स्टेटमेंट के अंदर भी ये नहीं पूछा कि किडनी का कुछ करना है, मैंने तो पूछा ही ब्लड के बारे में हैं जी, मैंने तो पूछा ही ब्लड के बारे में। चलें जी, मैंने किसके बारे में, किडनी नहीं है तो ब्लड डायलिसिस के जरिए साफ करेंगे, बस बात खत्म। उसके बाद नेक्स्ट है पेरिटोनियल कैविटी। अच्छा ये हो गया। पिक अप द मैचिंग वन। हाँ जी, आप लोग ही पिक करें बच्चों। किडनी अगर अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, मैच करें बच्चों, क्या आंसर आया? कंजर्वेशन जितनी ज्यादा होगी उतना जो है ना, ये मेरा ठीक थे एमसीक्यू के बाद थोड़ी कंफ्यूज थी, नाउ क्लियर। आपको पता है कुछ साल पहले सारे एमसीक्यूज एंटी टेस्ट में इसी तरह के आते थे जिन वक्तों में हमने दिए हैं, ठीक है। इसने बहुत मसला किया पिकअप वाले ने। जी बेटे, पिकअप वाले मसला ही करते हैं हमेशा, ठीक है। तो आंसर है कंजर्वेशन ऑफ वाटर जितनी ज्यादा होगी उतनी जो है ना वो कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा होगा। सिंध की टेस्ट में बुक की लाइन आती है, या बेटे सिंध का कौन सा टेस्ट? डाउ यूनिवर्सिटी के टेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं। ले जी, तो आंसर है अल्फा। कंजर्वेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा होगा। द प्रोडक्शन ऑफ वेरिड कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड्स अपॉन, ये तो सबको पता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पर डिपेंड करती है। पानी ज्यादा अवेलेबल है तो यूरिन डिल्यूट बनेगा, पानी कम अवेलेबल है तो यूरिन जो है ना वो गाढ़ा पैदा होगा, कंसंट्रेटेड। उसके बाद नेक्स्ट है जी, द वेरियस फैक्टर ऑफ पैथोलॉजिकल एंड, सबसे ज्यादा किडनी का कौन सा पार्ट डिस्ट्रॉय होता है जो फिल्ट्रेशन करता है, और वो कौन सा है? ग्लोमेरुलस पार्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा ग्लोमेरुलस पार्ट इफेक्ट होता है। 16वां है जी, एनिमल्स कोप विद, कोप कहते हैं डील विद, कोप विद द टेम्परेचर एक्सट्रीम बाय होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन, ठीक है। नहीं बेटे, कोई रजिस्ट्रेशन की अभी डेट नहीं है, जब आएगी तो बता देंगे। थर्मोरेगुलेशन। एवापोरेटिव कूलिंग तब होता है जब खाली ये पूछा होता है कि वार्म टेम्परेचर में क्या करना है, ठीक है। सर सिंध का कंबाइन एम जी बेटे अलग अलग होता है, आई नो। तो शिवरिंग कब होती? कोल्ड टेम्परेचर में। नॉन शिवरिंग भी कोल्ड में होती। सो जनरल पूछा है इसलिए हमने, एवापोरेटिव कूलिंग बेटे नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ स्पेसिफिक है गर्म टेम्परेचर के लिए, गर्मियों के लिए। नेक्स्ट है, वेरियस फैक्टर्स ऑफ पैथोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर में प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉय द नेफ्रॉन विच रिजल्ट्स, नतीजा क्या निकलेगा, सिम्टम क्या होंगी? एक्सट्रीम वार्म नहीं हुआ, नहीं बेटे, एक्सट्रीम दोनों तरफ होता है, नीचे से भी ज्यादा एक्सट्रीम, ऊपर से भी ज्यादा एक्सट्रीम, ठीक है। नीचे से भी ज्यादा एक्सट्रीम और ऊपर से भी ज्यादा एक्सट्रीम। इंक्रीज इन प्लाज्मा लेवल ऑफ यूरिया। ब्राउन फैट का बता दें बेटे, मेरा लेक्चर सुन लें ब्राउन फैट वाला, मैंने बहुत लंबी डिटेल बताई थी। क्यों बच्चों, बताई थी कि नहीं ब्राउन फैट के बारे में? यूरिया जितना ज्यादा होगा इसका मतलब उतना जो है ना वो किडनी खराब है, क्योंकि यूरिया को सफाई किडनी ने करनी है, नहीं सफाई हो रही तो समझो किडनी खराब है। अगर घर की सफाई नहीं हुई इसका मतलब आज काम वाली मेड नहीं आई है या उसकी तबीयत खराब है। उसके बाद नेक्स्ट है, हेमोडायलिसिस मीन्स सिंपल क्लीनिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। उसके बाद फंक्शन ऑफ किडनी इज कंप्लीटली लॉस्ट एंड इज अनएबल टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट इन क्रॉनिक रीनल फेलियर। क्रॉनिक रीनल फेलियर ऐसा रीनल फेलियर होता है जो ऐसा 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 काफी लंबे अरसे में कंप्लीट होता है, ठीक है।
सो इसके अंदर कंप्लीट लॉस हो जाता है। जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, फिर नया गुर्दा ही लगाना पड़ता है। सिंध बोर्ड में मेरिट जी लो होता है, लेकिन वो सिर्फ सिंध वालों के लिए होता है। उसके बाद बेटे आप मेरिट लिस्टें चेक कर लें, मुझे वैसे इससे आइडिया नहीं है। किडनी स्टोन्स आर फॉर्म्ड इन मेटाबॉलिक वेस्ट, फॉर्म्ड बाय आना चाहिए था। मेटाबॉलिक डिजीजेस कह लें या मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। वो जो मैंने आपको बताया ना, मेटाबॉलिक वेस्ट दो किस्म के हैं, हाइपर ऑक्सिलरिया जिसमें ऑक्सिलेट बहुत ज्यादा बनता है, हाइपर कैल्सीमिया जिसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम बनता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रोनिक एंड एक्यूट? एक्यूट वो जो अचानक हो जाए और बहुत तेजी से हो, क्रोनिक वो जो धीरे 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 हो, ठीक है। एक्चुअल रीनल फेलियर बेटे, एक्चुअल तो मैंने पूछा ही नहीं है, एक्चुअल तो कहीं है ही नहीं। एक्यूट होता है वो जो फौरन हो जाए, उसको हम ठीक कर सकते हैं, अभी इतना नुकसान नहीं हुआ, अभी इतना नुकसान नहीं हुआ। बंदा बीमार हुआ और फौरन सिम्टम शो हो गई हैं, उसे एक्यूट कहते हैं। और बंदा बीमार हुआ अभी नहीं पता चला, उसको धीरे धीरे अंदर ही अंदर से खत्म किया जा रहा है, वो क्रोनिक है। जब तक पता चलेगा प्रॉपर तब तक बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होगा। द किडनी स्टोन कॉज बाय हाइपर ऑक्सिलरिया 70%, ठीक है 70%। किडनी स्टोन आर फॉर्म्ड इन किडनी, किडनी स्टोन्स बच्चों किडनी में ही बनते हैं, ठीक है। लेकिन वो किडनी से डिसलॉज होकर यूरेटर में जा सकते हैं, यूरिनरी ब्लेडर में जा सकते हैं, लेकिन बनते वो एक्चुअली किडनी में ही है, ठीक है। गाल ब्लेडर तो वैसे ही जो स्टोन बनाता है उन्हें गाल स्टोन्स कहते हैं, किडनी स्टोन्स नहीं कहते। जो गाल ब्लेडर में स्टोन बनते हैं, ऑल सर ये बुक की लाइन थी, आप लोग भी बेटे ट्रिक का शिकार हो गए। बुक की लाइन में ये तो नहीं लिखा कि वो किडनी स्टोन है। बुक की लाइन क्या है आपको पता है? बुक की लाइन ध्यान से पढ़ें। बुक की लाइन में लिखा हुआ है लिथोट्रिप्सी के बारे में। उसमें यह लिखा है कि लिथोट्रिप्सी एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए आप किडनी के स्टोन्स भी तोड़ सकते हैं, गाल स्टोन्स भी तोड़ सकते हैं। समझ आई? यानी अगर किसी को किडनी स्टोन है उसको तोड़ने के लिए भी लिथोट्रिप्सी यूज करेंगे, और अगर किसी के गाल ब्लेडर में स्टोन है, जिनको गाल स्टोन्स कहते हैं, फर्स्ट ईयर में ये लिखा हुआ है, उसको भी लिथोट्रिप्सी से ही। सर बुक में पेज नंबर 16 पे लिखा है, मुझे दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूं। बुक पे कहां लिखा है? ध्यान से पढ़ें, आंखें खोल के। बुक में क्या लिखा हुआ है? बुक में लिखा हुआ है इट इज द टेक्निक, इट इज द टेक्निक यूज टू ब्रेक अप स्टोन्स दैट फॉर्म्ड इन किडनी, यूरेटर और गाल ब्लेडर। अब मुझे बताओ किडनी किधर है और गाल ब्लेडर की कहां पे है? गाल ब्लेडर तो लिवर के पास होता है। गाल ब्लेडर का यूरिन से क्या लेना देना? गाल ब्लेडर डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन फर्स्ट ईयर में पढ़ा कि उसमें भी स्टोन बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल के स्टोन। सो ये लिखा है कि उन स्टोन्स को तोड़ने के लिए लिथोट्रिप्सी यूज कर सकते हैं। वो लिथोट्रिप्सी के बारे में है, वो किडनी स्टोन के बारे में नहीं है। यहां पे कहीं नहीं लिखा कि किडनी स्टोन बनते हैं, यहां पे लिखा है स्टोन्स दैट फॉर्म इन, खाली स्टोन लिखा हुआ है। पढ़ो जरा, क्या यही लिखा हुआ है? ब्रेकअप स्टोन्स, नॉट किडनी स्टोन्स, ब्रेकअप स्टोन्स दैट फॉर्म इन किडनी, यूरेटर और गाल ब्लेडर, कि ये उन स्टोन्स को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होंगे जो किडनी में है या यूरेटर में है या गाल ब्लेडर में है। समझ आई कि नहीं बच्चों? इज इट क्लियर? वो लिथोट्रिप्सी के बारे में लिखा है। किडनी स्टोन किडनी में ही है, गाल स्टोन्स गाल ब्लेडर में ही है, लेकिन तोड़ने के लिए मशीन एक ही यूज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है किडनी स्टोन्स आर प्रेजेंट इन, इसका आंसर ऑल है, क्योंकि इसमें गाल ब्लेडर की जगह मैंने यूरेनरी ब्लेडर कर दिया है। किडनी स्टोन्स किडनी में बनने के बाद यूरेटर में भी जा सकते हैं और यूरिनरी ब्लेडर में जा सकते हैं। गाल ब्लेडर के साथ कोई लेना देना नहीं है यूरिनरी सिस्टम का, यूरिनरी ब्लेडर के साथ है, सो उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, गाल ब्लेडर बहुत दूर है किडनी से,
गाल ब्लेडर में मशरिक में है, किडनी मगरिब में है, तो यूरिनरी ब्लेडर होना चाहिए क्योंकि यूरेटर के साथ यूरिनरी ब्लेडर अटैच है। समझ आ गया ना? तो यहां पे आंसर ऑल होगा। नेम द टाइप ऑफ अडेप्टेशन विच शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। बच्चों ये फिजियोलॉजिकल है, इसमें फिजियोलॉजी है ना, फंक्शन है, हीट बनाना एक फंक्शन है मसल्स के जरिए। मोस्ट लैंड मैमल्स रिस्पॉन्ड टू कोल्ड बाय राइजिंग देयर फर, वो जो गूसी बम्स आप कहते हैं। विच मॉनिटर द बॉडी टेम्परेचर, हाइपोथैलेमस, सबको पता ये थर्मोस्टेट है। पिक अप द इनकरेक्ट वन। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिजल्ट इन कंसंट्रेशन, ये भी ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड ऑफ सप्लाई कंजर्वेशन, ये भी ठीक है। रिलीज ऑफ एडीएच इज इनहिबिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपोस्मोटिक, बिल्कुल ठीक है। रिडक्शन इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ रिजल्ट, ये गलत है, डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। जब कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है ना तो रीअब्जॉर्प्शन में कमी नहीं बल्कि बढ़ती है, ठीक है। गाल ब्लेडर में भी स्टोन बनते हैं ना जी बेटे, बनते हैं, लेकिन वो किडनी स्टोन नहीं होते, वो गाल स्टोन ही होते हैं, वो गाल स्टोन ही होते हैं, वो गाल स्टोन ही होते हैं, वो गाल स्टोन ही होते हैं। नेफ्रॉन इन ह्यूमन किडनीज आर अरेंज अलोंग विद आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स और, नहीं बेटे ये थोड़ा सा गलत हो गया, इनर कॉर्टेक्स एंड आउटर मेडुला होना चाहिए, सही है ना। इनर कॉर्टेक्स, ध्यान से देखें, इस तरह था, ये किडनी है, ठीक है, ये कॉर्टेक्स है और ये मेडुला, यहां पे नेफ्रॉन अरेंज हुए होते हैं ना। सो इनर कॉर्टेक्स है, ये सारा कॉर्टेक्स है और ये अंदर वाला मेडुला है। इनर कॉर्टेक्स, ये इनर पोर्शन और ये आउटर, और यहां पे ये इस लिहाज से पूछेगा, किस लिहाज से पूछा है? नहीं, ये इस लिहाज से नहीं पूछा, ठीक है, इस लिहाज से पूछा है कि कहां कहां पे नेफ्रॉन्स अरेंज हैं। तो सिंपल, ये कॉर्टेक्स है, यहां पे भी नेफ्रॉन्स अरेंज हैं और ये मेडुला, इस लिहाज से पूछा है। मैं समझा कि अंदर मजीद जाके, तो अगर मजीद इसको हम डिवाइड करें तो इसके दो पोर्शन बनेंगे, आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स। मैं इस लिहाज से भी इसको घुमा सकता था, आउटर मेडुला, इनर मेडुला। अब आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये ठीक है, रीजन्स के लिहाज से ये ठीक है, लेकिन अगर सब रीजन्स के लिहाज से पूछें तो ये होगा। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेन कंटेन यूजफुल सब्सटेंसेस। यूजफुल में यूरिया नहीं आता, यूरिक एसिड नहीं आता, अमोनिया नहीं आता, सी ऑप्शन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड साल्ट्स वगैरह, ठीक है बच्चों। तो सी ऑप्शन इसकी ठीक थी। हमारा ये खत्म हुआ, इंशाल्लाह हम मिलेंगे कल आप लोगों ने नर्व इम्पल्स और सनैप्स अच्छी तरह रीड करके आना, ठीक है बच्चों। तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नर्व इम्पल्स को और सनैप्स को रीड करके आइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।